मेधाम देवगणः पितराश्चुपासते तया मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। सम्मानित सदन के लिए हार्दिक नमन। आज का विषय आजाद भारत में गौ माता और देश की कठोर राजनीति, जैसा कि संचालक महोदय ने इंगित कर दिया है। स्वाधीनता के पश्चात देश के लोगों की, जनमानस की अपेक्षा थी कि गौ रक्षा पर, गौ संवर्धन पर विशेष कार्य होना चाहिए। इसी के लिए देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, क्योंकि आप सबको जानकारी होगी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय यह अफवाह फैलाई गई थी या सच्चाई थी कि अंग्रेज लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कारतूसों में गौ की चर्बी का प्रयोग कर रहे थे। आप देखिए कि उसने कितनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया। लोगों के भीतर कितनी श्रद्धा थी अपनी गाय की, गौ माता के लिए। उनके भीतर कितना प्रेम था, निष्ठा थी। इसके लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया और सोच लिया कि अब गाय की रक्षा के लिए देश की स्वाधीनता नितांत आवश्यक। देश के जनमानस की इस पवित्र भावना का सम्मान करते हुए नेहरू और गांधी तक भी अपने भाषणों में गौ रक्षा का संकल्प बार बार दोहराया करते थे। विषय का पुनरावर्तन मैं नहीं करूंगा, बस केवल संकेत के लिए बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे भाषण वो दिया करते थे, क्योंकि इस पर पूर्ण प्रकाश डाला जा चुका है। लेकिन जब देश आजाद हुआ, इतिहास की सारी परंपरा को शीर्षासन कराने की तैयारी कर ली गई। यह भी हम सभी जानते हैं। सायण और महीधर जैसे उन लोगों के वेद भाष्यों को यहाँ पर प्रचलित किया गया, जो वेदों में गौ मांस भक्षण की बात कहते हैं। इस प्रकार से हमारी संस्कृति पर, हमारे संस्कारों पर बहुत बड़ा आक्रमण किया गया। इसी बात को ग्रिफिथ, विल्सन, मैक्स मुलर अपने शब्दों में, अपनी व्याख्याओं में कहते हैं कि वेदों में गौ मांस भक्षण का आदेश है। और आज आप देख रहे हैं कि उनकी विचारधारा, सायण और महीधर की विचारधारा, ग्रिफिथ, विल्सन और मैक्स मुलर की विचारधारा इस देश की मूल विचारधारा को गंदला कर रही है, और इतने अनुपात में गंदला कर चुकी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में जिस हिंदू से उम्मीद की जाती थी कि वह तो कम से कम गौ भक्ति का प्रदर्शन करते हुए गौ मांस भक्षण को रोकने का काम करेगा, गौ हत्या को रुकवाने में सहायता करेगा, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग इधर से भी पाला बदल करके उधर की तरफ जा खड़े हुए हैं। यद्यपि परिस्थितियां निराशाजनक नहीं है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है और अभी भी हम परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि परिवर्तन की उम्मीद करनी भी चाहिए। तो स्वाधीनता के पश्चात देश की राजनीति ज्यों ज्यों आगे बढ़ी, त्यों त्यों वह गौ माता के प्रति निर्मम होती चली गई। होना चाहिए था कि गौ शब्द के कितने अर्थ हैं,
इन पर चर्चा होती। गौमेध का अभिप्राय क्या है, अश्वमेध का अभिप्राय क्या है, नरमेध और अजमेध का अर्थ क्या है, इन पर चर्चा होती, इनकी व्याख्याएं की जाती। इनको देश के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता, जिससे कि बच्चे को ही ये ज्ञान हो जाए कि हमारे देश में गौ हत्या के लिए कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। जो वेद गौ के लिए अघन्या कह करके, अर्थात जिसकी हिंसा नहीं की जा सकती, पूर्णतः निषेध करके हमको आदेशित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, उसकी वो शिक्षाएं पाठ्यक्रम में आनी चाहिए। आज भी आ सकती हैं और आज भी उनको लाने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो नहीं लाई गई, क्योंकि नेहरू और इंदिरा जी एक बार दोनों पिता पुत्री अमेरिका की यात्रा पर गए थे। उसके बाद वहां पर एक किताब छपी, उसमें ये दावा किया गया कि उन दोनों ने ही वहां पर बीफ खाया था और सबसे फेवरेट डिश कोई उनको थी तो वो गौ मांस ही थी। जैसी देश की राजनीति होती है, जैसा देश का राजा होता है, वैसी प्रजा हो जाती है। इसी को यथा राजा तथा प्रजा कहा गया है। तो यथा राजा तथा प्रजा का अनुकरण करते हुए देश के लोगों ने भी इस और इसी प्रकार से बढ़ना आरंभ किया। मेध जो शब्द है, ये मेधा शब्द की ओर संकेत करता है। मेधा बुद्धि के लिए कहते हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि कोई भी ऐसा कार्य है जिससे बुद्धि में वर्धन हो, हमारी बौद्धिक संपदा में वृद्धि हो, उसे आप मेध कहेंगे। इसका दूसरा अर्थ जो आता है वो है लोगों में एकता का भाव पैदा करना, लोगों में समरसता पैदा करना। ये भी मेध की श्रेणी में आता है। और तीसरा शब्द इसका हिंसा है, लेकिन हमने तीसरे शब्द को पकड़ लिया, तीसरे अर्थ को पकड़ लिया, हिंसा। जो सबसे पहले आवश्यक था कि हम बुद्धि में वर्धन करेंगे, हम बौद्धिक संपदाओं में वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे उनको, हम लोगों के बीच समरसता का भाव पैदा करने का काम करेंगे, उसको हमने छोड़ दिया। उसी का परिणाम निकला कि हमारी जो अपने ही गौ माता थी, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण हिंसक हो गया। कुछ समय पहले आरजेडी के एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि वेदों में गौ हत्या का सीधा सीधा आदेश है। आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद जी ने ये कहा, और केवल वही नहीं कहते, और भी नेताओं के भीतर इसी प्रकार की भ्रांतियां। अब जो खुद भ्रांतियों का शिकार हो, उसे आप नेता नहीं कह सकते। जिसका चिंतन संकीर्ण हो, महामेधा संपन्न, बृहस्पति के समान, जिसकी बुद्धि हो, तीव्र बुद्धि, और प्रत्येक प्रकार के छद्म से, पाखंड से जो दूर हो, निर्मल सात्विक ज्ञान जिसके पास हो, वो देश का नायक बनने की योग्यता रखता है। ये राजा के गुणों में आपके यहाँ पर सम्मिलित किया जाता था। आज लोकतंत्र कैसे लोगों को आगे जाकर के कमान देने के लिए भेज रहा है, देश का नेता बना करके भेज रहा है, इसको देख करके बड़ा कष्ट होता है। रघुवंश प्रसाद जैसे लोग एक नहीं अनेक हैं, जो देश के नेता बनने की सोचते हैं और बने हुए हैं।
ये लोकतंत्र की भी कमजोरी है, हमारी उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भी दुर्बलता है, जो ऐसे नेताओं को किसी न किसी तरीके से वहां पर भेज देती है। हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि यज्ञ में कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। जब हम यज्ञ करते हैं उस समय देव पूजा, संगतिकरण के साथ साथ दान वो भी जोड़ा जाता है। देव पूजा हम कर लेते हैं, संगतिकरण, संगतिकरण का अभिप्राय होता है संगठनीकरण। देश और समाज को जोड़ने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम विशेष कार्य करें, वहां पर विशेष उपदेश हो। राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, राष्ट्र की आस्था, राष्ट्र का धर्म, राष्ट्र की संस्कृति कैसे बचेगी, राष्ट्र के लोग किस प्रकार से संपन्न रहेंगे, इस पर चर्चा होती है। और उसको फिर क्रियान्वित करने के लिए सब वहां से ऊर्जान्वित होकर के शेष समाज के लिए निकल पड़ते हैं। जब भी हमारे घरों में यज्ञ होता है तो आप देखते हैं कि देव पूजा होती है, उसके बाद संगतिकरण के लिए कोई ना कोई विद्वान, कोई ना कोई आचार्य, कोई ना कोई महात्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। घर से लेकर के संसार तक के लिए वो ऊर्जा हमको देता है कि कैसे सबके बीच में समरसता बनी रहे, कैसे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लोग संगठनों के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित हों। इसको वहां पर बताया जाता है। उसके बाद आता है दान। दान भी श्रद्धा के अनुसार देना याज्ञिक कार्य में बहुत ही अनिवार्य माना जाता है, और उसको हमारे यहाँ पर लोग आज भी इसी प्रकार, इसी श्रद्धा भाव के साथ देते हुए दिखाई देते हैं। हमने गाय की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए इस ओर एक भी कदम चलना उचित नहीं माना। उसका परिणाम हुआ कि आज हृदयहीन शिक्षा हो गई है। विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात को मानने को तैयार नहीं है, टीचर भी डरा हुआ रहता है और वो इस बात के प्रति आशंकित रहता है कि पता नहीं कौन सी घटना तेरे साथ हो जाए, इसलिए वो भी सम्मान बचाने के लिए केवल जैसे चाहें, विद्यार्थी जैसे चाहें वैसे उनसे बच करके निकलने का प्रयास करता है। वो संस्कार समाप्त हो गया जो कभी इस देश का राष्ट्रीय संस्कार हुआ करता था, अर्थात गुरु और शिष्य के बीच एक श्रद्धा का, एक प्रेम का, एक आत्मीयता का संबंध समाप्त हो चुका है। गलत नीतियों के कारण, और जो नीतियां हैं मैं कहता हूं वो अनीतियां हैं, नीतियों के नाम पर अनीतियां बनाई गई हैं, धर्म के नाम पर अधर्म परोसा गया है, और उसी का परिणाम है कि जहां गाय के प्रति लोगों के भीतर श्रद्धा कम हुई है, वहीं कुछ दूसरी चीजें भी हम ऐसी देख रहे हैं कि जो आपत्तिजनक। आपने देखा कि गौमूत्र और गोबर दोनों के प्रति ही एक तिरस्कार का स्वभाव पैदा कर दिया गया है। ये दिखाया जा रहा है कि ये तो अनुपयोगी चीजें हैं। बड़े व्यंग आपको सुनने को मिलते हैं, सोशल मीडिया पर मिलते हैं, गोबर की बात करते हैं जी, गौमूत्र की बात करते हैं, गोबर वाले हैं, गौमूत्र वाले हैं, गौमूत्र पीजिए रोग शांत हो जाएंगे। देश की जो हमारी मौलिक चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेद, उसको हमारे समाज से दूर कर दिया गया। उसमें ये सारी चीजें थी
कौन सी दवाई गौमूत्र के साथ लेनी है, कौन सी दवाई गऊ की छाछ के साथ लेनी है, कौन सी दही के साथ लेनी है, कौन सी दूध के साथ लेनी है, कौन सी घी के साथ लेनी है, कौन सी मक्खन के साथ लेनी है, मक्खन का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, घी घृत का जो पका हुआ घी होता है उसका कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें उसमें थी। और ये ऐसी थी कि जो आप इनका उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे, इनका सेवन करते थे तो ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालती। जैसे आज देखा जाता है अंग्रेजी दवाइयां साइड इफेक्ट डाल रही हैं, एक बीमारी को समाप्त करती हैं दूसरी पैदा कर देती हैं, और शरीर के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको कब गला सड़ा दें कुछ पता नहीं पड़ता। कितनी दूर निकल गए हम। यदि एक ही निर्णय उस समय ले लिया जाता कि हम गाय के प्रति दृष्टिकोण अच्छा रखेंगे, गौमेध यज्ञ का वैज्ञानिक अर्थ निकाला जाता, वैदिक अर्थ निकाला जाता, गाय के घृत आदि से मेधा वृद्धि का कार्य करेंगे, बुद्धि की वृद्धि का कार्य करेंगे, लोक कल्याण का कार्य करेंगे, यज्ञ आदि करके संसार से रोगों को शांत करने का, दूर भगाने का काम करेंगे, तो अर्थ कुछ दूसरे निकल करके आते, परिणाम कुछ दूसरे आते। लेकिन बहुत देर तक ऐसा सोचा नहीं गया, और आज भी कहा जा सकता है कि जितनी अपेक्षा हमारी थी उतना नहीं हो पा रहा। इसका एक कारण यह भी है कि धरातल पर लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन आया, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का वर्चस्व हो गया है जो भारत की संस्कृति से, याज्ञिक संस्कृति से, यज्ञ की संस्कृति से दूरी बना रहे हैं। उनको बहुत जल्दी में और थोड़े समय में बड़े परिणाम चाहिए। इसका अभिप्राय हुआ कि धैर्य और संयम दोनों हमारे बीच से निकलते जा रहे हैं। दूसरी बात, जब हम गऊ पर चर्चा करते हैं, गऊ के स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं, गऊ का दूध कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं, गौधन में वृद्धि कैसे हो, गोधन संरक्षण कैसे हो, तो उस पर जो चर्चा करने वाले लोग होते हैं टीवी टॉक में, तो आप देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, वो सारे के सारे इंग्लिश में नाम लेते चले जाते हैं उन चीजों के जिनसे गौ की रक्षा हो सकती है, वो दवाइयां, वो औषधियां, वो टेक्निक, सब के इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश नाम। सुनने वाला वो जो बहुत बढ़िया हिंदी भी नहीं जानता, और सुनाने वाला वो जो अंग्रेज बना बैठा है। दोनों के बीच संवाद स्थापित नहीं हो पाता, आत्मीयता विकसित नहीं हो पाती। औपचारिकता के लिए कोई खोल करके बैठ भी जाए तो उस किसान को नहीं पता मुझे क्या बातें बताई जा रही हैं। इनसे भी केवल एक नूरा कुश्ती तो हो रही है, लेकिन वो अपेक्षित परिणाम निकल करके नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए थे। इसके चलते हमारे जितने भर भी कथित विद्वान हैं उनको अपनी भाषा शैली पर ध्यान देना चाहिए। उनकी भाषा शैली ऐसी सरल हो जो किसान की समझ में आए, वो समझे कि इसका नाम यह है और इसको आयुर्वेद में फला कहते हैं, चर्चाओं में आयुर्वेद की चर्चा है, उनका उल्लेख होना चाहिए, और वो ऐसी औषधियां उसको बताई जानी चाहिए कि जो देसी वनस्पतियां हैं उनसे भी उसका काम चल सकता है। वो पैटर्न
सरकारी स्तर पर बदला जाना चाहिए, जिससे केवल और केवल आपको अंग्रेजी दवाइयों का नाम लेने की प्रेरणा भीतर से मिलती रहती है। तो इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में रखना, जितेंद्रिय होना, क्यों, ये गौमेध यज्ञ है। इसका जो वैज्ञानिक और वैदिक अर्थ है वो ये है। गौ, मैंने बताया था, इसके अनेक अर्थ हैं, तो इंद्रियां भी इसका एक अर्थ है। वहां से परिवर्तन की बयार बहाने में हमको सुविधा होगी। अश्वमेध राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे अश्वमेध के भीतर आते हैं। ये सारे के सारे कार्य है, और ये नाम जो आज भी लोगों में प्रचलित है, सारी कुछ बहुत कुछ परिवर्तन आने के बाद भी लोगों में ये नाम आज भी प्रचलित है। वो जानते हैं इनके बारे में कुछ 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 अलग अलग अर्थ देकर के भी सरकार यदि इनके वैज्ञानिक अर्थों को लोगों को बताए कि आप अश्वमेध यज्ञ ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जब हमारे यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे तो घोड़ा छोड़ा जाता था। वह राष्ट्र की उन्नति का, राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र के कल्याण का प्रतीक होता था। जैसे अश्व शक्ति आज आप भी देखते हैं, हॉर्स पावर, वैसे ही हॉर्स पावर राष्ट्र के गौरव का, समृद्धि का प्रतीक। वो जहां जाता था निकलता चला जाता था। यदि उसको किसी ने नहीं पकड़ा तो समझो कि अश्वमेध की का आमंत्रण पूरे देश में, पूरी भूमंडल पर हो गया। अश्वमेध का अर्थ क्या है, गौमेध का अर्थ क्या है, इनका हमें पता होना चाहिए और सरकारी स्तर पर इसका प्रचार होना चाहिए। अब एक आता है अजमेध। अजमेध क्या है? हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर बकरी मारने के लिए या बकरा मारने के लिए आदेश दे दिया गया है, और उसका गलत अर्थ निकाल करके लोगों ने बकरीदी मनानी आरंभ कर दी। अजमेध आपके यहाँ था, अब उसका अर्थ क्या है? अज का अर्थ बीज भी होता है, अज का एक अर्थ बीज भी होता है। अभिप्राय हुआ कि जिन क्रियाओं से बीज का परिष्करण हो, पेटेंट हो, और वो अधिक से अधिक अन्न उत्पादन में सहायक हो। ये जितनी वैज्ञानिक क्रियाओं में हमारे आज के कृषि वैज्ञानिक लगे रहते हैं, बीज का परिष्करण कैसे हो और अच्छा कैसे उसको बनाया जाए, उसी को संस्कार कहते हैं। उसको और भी बढ़िया कैसे बनाया जाए, उसके परिष्कार पर जो लगे रहते हैं, उसमें जो बुद्धि दौड़ाई जाती है, यही अजमेध है। इस अजमेध को आज सही अर्थों में देश में स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत का जो वास्तविक समाजवाद है उसको हमने बहुत दूर फेंक दिया। वो था क्या? इसके लिए यदि हम देखें तो गौ के उत्पादनों को लोग आराम से एक दूसरे को आदान प्रदान कर दिया करते थे। आज भी गांव में, देहात में कहावत है कि दूध और पूत बेचने की चीज नहीं होते। ये दूध और पूत बेचे नहीं जाते थे। आपके घर में पूत है, पुत्र है, तो वे दूसरों के काम आने के लिए भी है। इसलिए दूसरों के काम निःशुल्क आने की हमारे यहाँ परंपरा थी। किसी की छान उठाई जाती थी, किसी बुजुर्ग के यहाँ पर अनाज की बोरियों को उठाने के लिए लड़के अपने आप जाकर के उनका उसकी हेल्प कर दिया करते थे। किसी के खेत में पानी की समस्या आ गई, किसी किसान का बेटा बाहर है, दूसरे ने आकर के अपने आप बुला दिया, बाबा आप जाओ,
मैं कर दूंगा। ये था हमारा समाजवाद। और ये आता सात्विक बुद्धि से, और सात्विक बुद्धि आती है गऊ के रथ से, गऊ दूध के सेवन से, जिसमें किसी प्रकार का राजसिक तामसिक विकार ना हो, वो उससे आती है। आदरणीय इसलिए गणपत जी वीडियो बंद कर लें प्लीज। गणपत जी अजय जी वीडियो बंद कर लें प्लीज। इसलिए गऊ के दूध को अमृत माना जाता है, गऊ की छाछ को अमृत माना जाता है। आज सुबह सुबह पराठे खाने की आदत हो गई है लोगों की, लेकिन अगर गाय की छाछ के साथ आप कोई चीज सेवन करें, गाय की छाछ दूध गुड़ के साथ सेवन करें, सारे दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। जो गला सूख जाता है वो स्थिति नहीं आएगी। और आज के दिन, आजकल के मौसम में हमारे लोग यही किया करते थे 2 महीने, रात को दलिया बनना, प्रातः काल में उस दलिया को प्रयोग में लेना, दूध के साथ खाना, दही के साथ खाना या छाछ के साथ खाना। और छाछ में उसको बड़ी बुजुर्ग महिलाएं घर में छाछ में उसको मिला दिया करती थी, उसको दलिया बोलते थे, उसको पीते थे लोग, सारे दिन ठंडक रहती थी। इससे सात्विक बुद्धि का विकास होता है। ऐसी सात्विक बुद्धि जो दूसरों के कल्याण में लगी रहती है, दूसरों की भलाई के कामों में लगी रहती है। उस सात्विक बुद्धि से ही हमारा समाजवाद आगे बढ़ता था, चलता था। एक दूसरे के काम आने की जो हमारी परंपरा थी वो ये थी। आज हमने क्या कर दिया है, जितने बड़े बड़े उद्योग हैं वो सारे के सारे किन्हीं खास लोगों के हाथों में दे दिए। और उसका परिणाम क्या रहा, ये राजनीति की निर्ममता है, कठोरता है। समाजवाद के नाम पर, समाजवाद का अभिप्राय था जहां पर सब एक दूसरे के काम आए, और उसके मूल में खड़ी थी गाय, कल्याणकारी गौ माता, इसलिए माता कह रहे थे हम उसको। वो निर्माण करती थी, वो उस चिंतन को देती थी जो दूसरे के काम आने के लिए प्रेरित करता है। और गौ माता को अलग निकाल करके हमने जो निर्ममता का परिवेश सृजित करना आरंभ किया, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला जो आज एक बेतहासा कंपटीशन लगा हुआ है समाज में। कंपटीशन शब्द अपने आप में बहुत गलत है, प्रतिस्पर्धा जो भी कुछ है ये सब गलत है। ये होड़ जो मची हुई है, ये कंपटीशन शब्द जो है हमारे समाजवाद में कहीं नहीं आता। हमारे समाजवाद में आता है हाथ में हाथ डालना, हाथ हाथ पकड़ना और श्रृंखला बनाना। कोई छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि हाथ में हाथ डाल करके साथ लेकर के चला जाएगा। ये आपका समाजवाद था, ये आपकी संस्कृति है। और इस कंपटीशन में क्या हो रहा है, इनमें कुचला जा रहा है, छोड़ा जा रहा है लोगों को पीछे, और किसी को पीछे देखने का समय भी नहीं है, चाहता भी नहीं है। इसी बात में खुशी होती है कि मैं कितना आगे निकल आया। इसके उल्टे आपके यहाँ पर इस बात में प्रसन्नता होती थी कि मैं कितनों को साथ लेकर के चल रहा हूं। वो जो समाजवाद था वो गऊ के कारण बनता था। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को ये चीजें दी जा रही हैं, सारा काम उनको दिया जा रहा है, सारे उद्योग उनके हाथों में चले गए हैं, इससे लोगों के भीतर एक निराशा का भाव है, एक हताशा का भाव है। सभी फ्रस्ट्रेटेड है, कारण कि सभी नौकर हो गए, मालिक कोई है ही नहीं। और नौकर जो होता है वो दास का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ नौकरियां नहीं थी, बल्कि नौकरियां ना होकर के हमारे यहाँ पर सारे लोगों को उनके अपने अपने रोजगार दिए जाते थे। लोहार का काम परंपरागत रूप से व्यक्ति सीख जाता था, बढ़ई का काम, किसान का काम, जो भी काम थे, सुनार का काम, चरमकार का काम, जो भी थे सब परंपरागत, और अपने आप अपना रोजगार अपने आप पैदा करना। बड़े उद्योगों की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब व्यक्ति से आप सीधे चीज खरीदोगे, उसको ये मौका दोगे कि तू अपने आप भी बना और उससे दवाइयां बना, उनको हम लेंगे, तो भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं रहती। यदि गऊ को आपने
देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया, गोपालक बना दिए, गऊ के गोबर से खाद बनाने वाले लोग पैदा कर दिए, और वो अपने आप पैदा करें। 100 किलो गोबर से 3 क्विंटल खाद बनाना संभव है। और उससे जो मैंने एक पुस्तक लिखी थी, वैदिक धर्म में गौ माता, इस पुस्तक के भीतर मैंने बताया है कि किस प्रकार से एक किसान एक गाय से साल भर में प्रत्येक महीने 16,000 रुपए कमा सकता है, एक व्यक्ति। लेकिन उसको सारी चीजों को रोकना पड़ेगा, यूरिया बाहर से मंगाना बंद करना पड़ेगा, दूसरी चीजें बाहर से मंगानी बंद करनी पड़ेंगी, तब ये चीजें आप ला सकते हैं। आज देश के भीतर जो हमारे अर्थव्यवस्था पर लोग काम कर रहे हैं, उसको हमने व्यक्ति केंद्रित नहीं छोड़ा है। आपकी अर्थव्यवस्था व्यक्ति केंद्रित होती थी। जब इतिहास के पृष्ठों को खोजने की बात आती है या खोदने की बात आती है, तो समझिए कि आप अपने अतीत के उन पृष्ठों को भी खोजना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चला करती थी और समाज में शांति क्यों रहा करती थी। इतिहास इसी बात को बताता है। इतिहास खून खराबे को नहीं बताता है कि मुगलों ने फलां पे आक्रमण कर दिया और वहां पर इतने लोगों को मार दिया, वहां पर ये कर दिया, उस किले को जीत लिया, वहां एक नरसंहार हुआ, वहां पर ये नहीं चलता है। इतिहास यही होता है। आपकी परंपराएं क्या है, आपकी वास्तविकताएं क्या है, आपकी सच्चाई क्या है। जब आप उसकी तरफ चलते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारी वास्तविकता ये थी। गोपाल को हमें आज सम्मान देने के लिए विशेष कार्य करना चाहिए। जो गोपालक हैं या गोपाल हैं, उनके लिए विशेष कार्य करना चाहिए। उनको सम्मान के भाव से देखने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। आज वो इसका उल्टा हो रहा है। आज बड़े साहब कुत्ता घुमाने के लिए चलते हैं प्रातः काल में, और जो कुत्ता पालक है, जिसके पास कुत्ता कीमती है, उसको ही बड़ा माना जाता है। कभी इस देश में गौ रक्षकों को, गौ पालकों को बड़ा माना जाता था। इच्छा सबकी आज भी यही है कि गऊ का दूध मिले, लेकिन गऊ के स्थान पर पालेंगे सभी कुत्ता। ये उल्टी प्रकृति आ गई है। और वो कुत्ता भी साहब का भी साहब है, क्योंकि जो साहब सुबह से शाम तक चाय के लिए भी दूसरों को आदेश देते हैं, चाय ले आइए, पानी ले आइए, खाना लगा दीजिए, फला कर दीजिए। बड़े साहब ऑफिस में गए, साहब के लिए चाय आ रही है, फला आ रहा है, बिस्कुट आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन वही साहब प्रातः काल में कुत्ता उनको लेकर चलता है, मुझे घुमा के लाइए। साहब पर साहब आदेश करता है। गऊ तो ये नहीं कहती आपसे। इस मानसिकता को बदलने का अभियान चलना चाहिए देश में, कि जो हमारे जीवन का निर्माण करती है, जो हमारे जीवन का आधार है, उस गऊ के प्रति सही दृष्टिकोण पैदा करने की आवश्यकता अनुभव कीजिए, ये हम बताएं। अब इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि राजघाट पर चल करके हम सारे के सारे, और जितने लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जितने संगठन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, गौरक्षा यज्ञ का आयोजन करें दिल्ली। और उस समय ये संदेश दें मीडिया को, गांधी जी ने कहा था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो पहला कानून ये बनेगा कि गौ हत्या निषेध कर दी जाएगी। आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को, व्यवस्था में बैठे लोगों को, कि जब देश आजादी के 75 वर्ष से भी आगे निकल चुका है, तब तक ये गांधी जी का सपना साकार क्यों नहीं हुआ? कौन से कारण रहे जिनके कारण गांधी जी का सपना साकार नहीं हुआ?
इस बात को लेकर के एक अच्छा आयोजन हम कर सकते हैं, एक अच्छा धरना प्रदर्शन या कहिए गौ रक्षा यज्ञ का कार्यक्रम हम कर सकते हैं। देश की राजनीति में जब इंदिरा गांधी जी सक्रिय हुई और 24 जनवरी 1966 को वो देश की प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने उनके शासनकाल में अपनी राजनीति की निर्ममता की पराकाष्ठा दिखाई थी। हम सभी जानते हैं। मेरा संदेश इमरजेंसी की ओर नहीं है। उन्होंने आपातकाल लगाया और आपातकाल के बाद इतने लोगों पर उन्होंने अत्याचार किए या ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, एक और भी कार्य हुआ था और ये 1966 की 7 नवंबर को हुआ था। जिस देश ने 1857 की क्रांति गौ माता के नाम पर लड़नी आरंभ की थी और ये सोचा था, ये संकल्प लिया था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हम देश में एक ऐसा कानून बनाएंगे कि गौ हत्या निषेध हो जाएगी। उसी देश में 100 साल बाद क्या हो रहा था? हमारे देश में 100 साल बाद इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तो उनके शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे भी बड़ा हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड को इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया गया। कौन लाएगा उसको इतिहास में? क्या हमारा आपका दायित्व नहीं बनता? जिस देश में अनेक संत महात्माओं पर 7 नवंबर 1966 को गोली चलवाई गई और गोली चलने के बाद वहां पर 5000 साधु संत मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर तो आंसू बहाते हो। 7 नवंबर के उन 5000 जो सरकारी आंकड़े हैं, अलग से कितने मारे गए ये पता नहीं आज तक, लेकिन 5000 की ही बात कर लीजिए। क्या 5000 साधु संतों की वो दुखित आत्मा हमसे कुछ नहीं कहती? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? आज तक 7 नवंबर 1966 की उस घटना के चलते 7 नवंबर को गौ माता रक्षक बलिदान दिवस क्यों नहीं मनाया जाता? यदि देश के लिए काम करने वाले लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए और वो हमारे लिए प्रेरणास्पद हो सकते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि हम अर्पित कर सकते हैं, तो 7 नवंबर को भी हमें ये कार्य करना चाहिए। इतिहास जीवंत रहे। एक ऐसी घटना नहीं थी कि जिसके चलते आप आराम से कोई घटना हो गई और उसको आप भूल जाएंगे। ये भूलने वाली घटना नहीं थी। उस समय जो घटना हुई थी, उस समय रामचंद्र वीर जो हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने 20 अगस्त 1966 से प्रारंभ किए गए अपने अनशन को अगले 80 दिन तक जारी रखा था और 80वें दिन जाकर के उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल ले गई। तब उन्होंने जाकर के वहां पर अपना जाकर के अनशन खोला था। 80 दिन तक निरंतर अनशन पर बैठे रहे। गौ माता की रक्षा के लिए जब तक कानून नहीं बन जाएगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। आज महात्मा रामचंद्र वीर जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? गौ रक्षक के रूप में तो बिल्कुल नहीं जानते। नाम जान लिया हो एक अलग बात है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इतिहास से बड़ी निर्ममता के साथ देश की निर्मम और कठोर राजनीति ने उनको निकाल दिया। हजारों साल पुराने इतिहास की तरफ मत जाइए। अपनी आंखों देखते देखते आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, मेरा तो 1966 का जन्म है, लेकिन मुझसे भी बड़े मंच पर बैठे हैं, सदन में बैठे हैं, जिन्हें वो घटना भी याद होगी, वो भी बैठे होंगे। रमेश सर, मुझे लगता है कुछ समय उनको घटना याद होगी। तो उस समय जो ये घटना घटित हो रही थी, हमारे नेताओं ने, हमारे धार्मिक नेताओं ने, हमारे समाज के क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रभक्तों ने, गौ भक्तों ने जाकर के जब अपना वहां पर आंदोलन किया, तो सितंबर से आंदोलन आरंभ हुआ था
और 7 नवंबर तक जाते जाते वहां पर उस दिन की जो भीड़ थी वो 12 लाख लोगों की थी। 12 लाख गौ भक्त देश से निकल करके दिल्ली में पहुंच गए थे। और आज तक के इतिहास की अनोखी अनुपम घटना है कि उन लोगों के हाथों में डंडे नहीं थे। वो देश की सरकार को धमकाने के लिए नहीं गए थे, वो देश में उपद्रव मचाने के लिए नहीं गए थे, वो ट्रैक्टर के माध्यम से लाल किले पर जाकर के झंडा चढ़ाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो गए थे हाथों में समिधाएं लेकर के। 3-3 समिधा हवन के लिए एक एक व्यक्ति लेकर के गया था। तो इस प्रकार 36 लाख समिधाएं वहां पर एकत्र हो गई थी। 36 लाख, उनसे बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे थे वहां पर। उनकी सुगंधी से देश की राजधानी उस समय जगमगा उठी थी, महक उठी थी। लेकिन देश की सरकार को, सत्ता में बैठी सरकार को, इंदिरा गांधी को, उन समिधाओं से उठने वाले धुएं से, सुगंधी से सुगंध नहीं आ रही थी, उसको दुर्गंध आ रही थी। इसलिए गुलजारी लाल नंदा को यह आदेश दे दिया कि आप जाइए, पुलिस एक्शन लीजिए, और यदि कुछ मरते हैं तो मर जाने दीजिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस दिन जो वहां पर 5,000 लोग मारे गए। 14 सितंबर 1966 को भारत गौ सेवक समाज के कार्यालय दिल्ली में जो एक महाअभियान समिति इस बात के लिए बनाई गई थी, उसकी पहली बैठक हुई थी। उस समय, जिस समय देश के महात्मा गांधी का देहांत हुआ था, उस समय लोगों ने ये कहा था कि इतनी भीड़ कभी भविष्य में नहीं आ पाएगी। लेकिन उसके 18 वर्ष पश्चात ही लोगों ने देखा कि 12 लाख लोग एक बात को लेकर के एक मत होकर के वहां पहुंच गए थे। और उसका परिणाम क्या निकला था कि देश के लोगों के भीतर जो ज्वाला थी वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। यानी कि देश का वो एक कीर्तिमान जो 1948 में बना था, वो 1966 में लोगों ने 12 लाख की संख्या में पहुंच करके ध्वस्त कर दिया कि एक मत के लिए, एक विचार के लिए लोग 12 लाख की संख्या में निकल करके भी आ सकते हैं। लेकिन ये गौरवशाली इतिहास देश की कठोर राजनीति ने बाहर कर दिया। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने उस समय आंसू गैस के गोले छुड़वाए, राइफलों की गोलियां साधु सन्यासियों की छाती में सीधे उतरवा दी। इसके बावजूद भी 1971 के चुनाव हुए तो देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को फिर से सरकार बनाने के लिए अवसर दे दिया। जिस सरकार के ऊपर 5,000 साधु संतों का वध करने का, हत्या करने का आरोप था, उसको भी लोगों ने माफ कर दिया। लेकिन इसके पीछे ये सोचा जाए कि केवल लोगों ने माफ कर दिया, सच्चाई ये भी थी कि वो उस विमर्श को देश के भीतर बनाया नहीं गया, लोगों तक पहुंचाया नहीं गया, और सारा का सारा गोपनीय ढंग से वो सारा करके समाप्त कर दिया गया। उन साधु संतों के अंतिम संस्कार कैसे हुए, कहाँ हुए, कुछ पता नहीं चला। उनके शव भी लोगों को नहीं दिए गए थे। तो ये जो षड्यंत्र देश की राजनीति में होते रहे, स्वाधीनता के पश्चात होते रहे, गौ भक्तों के खिलाफ होते रहे, गौ के खिलाफ होते रहे, इस देश की मौलिक संस्कृति के खिलाफ होते रहे, उन पर अब परत उठती जा रही हैं, कुछ निकलती जा रही हैं, कुछ कुछ साफ होता जा रहा है। कुछ ना कुछ जो अंधेरी सुरंग थी उसमें हमको आपको कुछ दिखाई सा देने लगा है। लेकिन उस समय सब चीजें छुपाई गई थी। तो मैं दूसरी बात यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि गो भक्तों की जो बलिदानी परंपरा थी उसको जिस प्रकार छुपाया गया, उससे प्रेरणा लेते हुए कई लोगों ने आगे भी कार्य निरंतर जारी रखा। कुछ समय पहले एक वहां पर जंतर मंतर पर एक आयोजन किया गया था जिसमें हम भी गए थे, और वहां पर
गौ माता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों ने कई अच्छे वक्तव्य भी वहां पर दिए थे, जिन्होंने गौ की रक्षा के लिए संकल्प लिया और ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पर उस समय राजधानी में वो घटना घटित हुई थी। अब आते हैं दूसरी बात पर। 1976 में स्वर्गीय श्री वेणी शंकर वासु जी ने एक लेख लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कहाँ गई गोचर भूमि, उसका टाइटल था, शीर्षक था। उस शीर्षक के माध्यम से, उस लेख के माध्यम से विद्वान लेखक ने बताया कि भारत में कितनी भूमि इस कार्य के लिए छोड़ी गई थी, जिसको गोचर भूमि के रूप में सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया गया था। तो उन्होंने ही अपने लेख में हमको ये भी बताया है कि इंग्लैंड हर एक पशु के लिए औसतन 3.5 एकड़ जमीन चरने के लिए अलग रखता है, जर्मनी 8 एकड़, जापान 6.7 एकड़ और अमेरिका हर पशु के लिए औसतन 12 एकड़ जमीन चरने के लिए छोड़ता है। इसकी तुलना में भारत में एक पशु के लिए चराऊ जमीन 1920 में 0.78 एकड़ थी। 0.78 यानी कि 1 एकड़ नहीं बनती। और पौना एकड़ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 1920-21 खंड 1 में यह उद्धरण आया है। अब यह संख्या घटकर प्रति पशु 0.09 एकड़ हो गई है, यानी कि 10% भाग ही रह गया, 1 रुपये का 10 पैसा। अर्थात अमेरिका में 12 एकड़ पर एक पशु चरता है, जबकि अपने यहाँ 1 एकड़ पर 11 पशु चरते हैं। इंडिया 1947 पेज 172-87 पर ये तथ्य दिया गया है। 1968 में चराऊ भूमि हमारे देश में 3,32,50,000 एकड़ थी। 1969 में घटकर के 7.5 लाख एकड़ जमीन कम हो गई। अचानक से कितने परिवर्तन आए जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो जो गोचर की भूमि थी, जो लेखक ये बताना चाहता है, उसने ये स्पष्ट किया कि एक ही साल में 7.5 लाख एकड़ जमीन अभिलेखों से विलुप्त कर दी गई। कहाँ चली गई किसी को कोई पता नहीं। उनमें पार्क बना दिए गए, किसी नेता को समर्पित कर दी गई कि राजीव तो नहीं थे उस समय, इंदिरा गांधी पार्क बन गया, कि मोतीलाल नेहरू पार्क बन गया, कमला नेहरू पार्क बन गया, क्या क्या बन गए कुछ पता नहीं। ये सब इस देश में चलता रहा है। और फिर उसके बाद एक विमर्श बना, एक नारा लगा कि जो भूमि सरकारी है वह भूमि हमारी है। और इस नारे ने भी बहुत बड़ा काम किया, जिसके चलते आज देश में बहुत कम गोचर भूमि रह गई है। भूमाफिया लोग, राजनीतिक ये लोग ऐसी ऐसी भूमियों को देख देख करके, इंगित करके, टारगेट करके अपने लिए हड़प चुके हैं। इसी लेख में हमको आगे पता चलता है कि देश में गोमांस के निर्यात से होने वाली आय और उससे मिलने वाली कमीशन तो मंत्री जी को दिखता रहा, पर देश की विनष्ट होती हुई अर्थव्यवस्था की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लेखक ने इसी लेख के माध्यम से हमें यह भी बताया है कि हमारे देश की जो गोचर भूमि है उस पर किस किस प्रकार से कितने कितने राजनीतिज्ञों ने कब कब कैसे कैसे कब्जा कर लिया। बताते हैं कि 1860 में हमारे 1857 की क्रांति के सही 3 वर्ष बाद की घटना बता रहे हैं। 1860 में हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी वनस्पति होती थी कि जो घास, जंगली घास खासतौर से बारिश के मौसम में खड़ी हो जाती थी, वो इतनी बड़ी हो जाती थी कि उसमें एक घुड़सवार अगर निकले तो दिखाई नहीं देता था। उनको चरने के लिए गाय को दिया जाता था। वो विभिन्न प्रकार की औषधियां होती थी, और वो औषधियां जब भीतर जाती थी तो भीतर जाकर के उनमें से जो अर्क निकलता था वो गौ माता का दूध अमृत होकर के बाहर निकलता था।
और उससे मनुष्य मात्र सारा स्वस्थ रहता था, प्रत्येक मनुष्य। उस परंपरा को हमने मिटा दिया और आज इतने अंधाधुंध हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं कि केवल गेहूं और गन्ना पैदा हो और इसके अलावा अपने खेत में कोई दूसरी चीज पैदा ही नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते वो सारी वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। 75,000 जीव जंतु और इससे अधिक वनस्पतियां हम लगभग स्वाहा कर चुके हैं, जिनकी प्रजातियां ही समाप्त हो चुकी हैं। तो वो वनस्पतियां जो बहुत उन्नत होकर के गौ माता के भोजन के रूप में काम आती थी, वो सारी की सारी हमने लगभग समाप्त कर दी है। आज वो सारी वनस्पतियां फिर से कैसे लौटें, इस पर बड़ा कार्य करने की आवश्यकता है, अध्यवसाय करने की आवश्यकता है, बड़ा उद्योग करने की आवश्यकता है, बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। मोदी जी इस देश में बहुत उम्मीदों के साथ सत्ता पर आए हैं, लोगों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं उनसे हैं, इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए। केवल मनुष्य के पालन करने से सृष्टि का कार्य नहीं चल सकता, अन्य जीव जंतु भी अपना अस्तित्व बनाए रखें और गौ माता तो विशेष रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखे, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। जो आज के तारीख में गौ रक्षा के लिए जो बनाए गए हैं, उनके लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, उनमें सरकार 30 रुपए या 40 रुपए एक गाय के लिए दे रही है, उससे गुजारा नहीं होता। गौ पालक के लिए भी चाहिए और गऊ के लिए भी चाहिए। उस गऊ पालक को गऊ के मूत्र से और गऊ के गोबर से कुछ चीज बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए और इस बात की गारंटी दी जाए कि उससे वो जो कुछ बनाएगा उसको सरकार लेगी, उससे समाज लेगा उसको, और वो अन्य अन्य स्थानों पर कई कई प्रकार से प्रयोग की जा सकती हैं। ऐसी योजनाओं पर हमें काम करना चाहिए। गऊ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। गऊ पालकों को पूरा संरक्षण सरकार की ओर से मिलना चाहिए और गाय के लिए जो खली बताते हैं, चूरा बताते हैं या भूसा बताते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। गऊ तो चरती है, गऊ खाती नहीं है, और चरना जो है घास का होता है, इसलिए गऊ को तो खुला छोड़ा जाएगा। आज जो गऊ माता बांझ होती जा रही है, उसका एक कारण है कि उसको खूंटे से बांध दिया गया है। वह विभिन्न औषधियों को लेकर के, विभिन्न वनस्पतियों को चर करके हमारे लिए अमृत पैदा करती है। हमने श्रृंखला को तोड़ दिया है, हमने साइकिल को तोड़ दिया है, जो चेन थी उसको तोड़ दिया है, और गौ माता को खूंटे पे बांध करके उसको सीधा भूसा देते हैं सूखा, और चूरी देते हैं, दूसरी चीजें देते हैं। इससे उसकी उत्पादन क्षमता समाप्त होती जा रही है, उसके भीतर बांझपन की बीमारी हो रही है। अकेले राजस्थान पर यदि हम काम कर लें, अकेले राजस्थान पर, तो वह जिस तरीके से उरुग्वे छोटा सा देश होकर के अपनी आबादी के 6-7 गुना अनाज उत्पादन दे रहा है, उसी प्रकार से अकेला राजस्थान पूरे देश की आवश्यकताओं की, अन्न आदि की पूर्ति कर सकता है। इसके लिए नदियों के पानी को रोक करके बड़े बांध बना करके उनका बहाव किसी तरीके से राजस्थान की ओर करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उस योजना पर काम करना चाहिए। यदि हमने केवल राजस्थान को हरा भरा कर लिया तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे पास में झारखंड जैसा प्रदेश है, जहां पर विभिन्न प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां हमको मिलती हैं। उस सारे क्षेत्र को आयुर्वेद का क्षेत्र बनाया जा सकता है। हिमाचल हमारे पास में है, कश्मीर हमारे पास में, वहां भी विभिन्न प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां हमको मिलती हैं, उसको भी इसके लिए क्षेत्र बनाया जा सकता है, हब बनाया जा सकता है।
गुजरात हमारे पास में गौ माता के लिए वहां पर विभिन्न केंद्र हो सकते हैं, गौ की रक्षा के लिए गौशालाएं। और गौशालाएं इस तरीके से नहीं, आज गौशालाओं में भी क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। वहां पर गायें मर रही हैं और भूखी मर रही हैं, तो वो भी सुरक्षा का, उनकी रक्षा का एक अचूक उपाय नहीं है। उससे भी आगे जाकर कुछ करने की आवश्यकता है। मेरी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गोपालक बनाया जाए और उस पर सरकार उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन साथ ही साथ उससे कुछ चीजें बनवाई जाएं, चाहे वो दिया सलाई वो, चाहे वो जो ये अपनी धूप बत्ती वगैरह होती है वो बनाए, साबुन बनाए, गत्ता बनाए जो गोबर से तैयार होता है। लेकिन बड़े उद्योगों पर लगाम लगाई जाएगी और उनके बनाए हुए अच्छे कार्य को, उनका जो कौशल विकास की जो बात मोदी जी करते हैं, उनके उस कौशल विकास का लाभ पूरा देश लेगा। तब हम जाकर के देश की निर्मम राजनीति के कठोर पंजे से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भी कई प्रांतों में सरकारें काम अच्छा कर रही हैं, लेकिन अभी विशेष करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। हाँ, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और इस कथन जो भी वक्तव्य हुआ है, उस वक्तव्य के संदर्भ में किसी को अगर प्रश्न पूछता है तो पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम हम पवन कुमार सर को आमंत्रित करते हैं कि वो इस वक्तव्य के संदर्भ में अपने विचार रखें। आदरणीय पवन कुमार सर। जी धन्यवाद डॉक्टर दुबे और डॉक्टर राकेश जी को। आज इस सत्र में जो कई सारे बिंदु उठाए गए हैं और कई सारे बिंदु ऐसे हैं जिस पर हम प्रतिदिन हर एक बिंदु को लेते हुए भी चर्चा करेंगे, तो कुछ निश्चित रूप से जानकारी मिलेगी। कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ पूर्व की घटनाएं हैं, और इन घटनाओं से सीखते हुए जो अब देश में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, इनको भी समझने की और इनको भी समर्थन देने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे बिंदु आज जो आपने रखे हुए हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, उसका तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो 1966 की घटना हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, अखबारों पर चैनल के ऊपर चैनल भी नहीं थे, रेडियो ही हुआ करता था, उस पर भी सरकार का पूरा नियंत्रण था, तो कोई भी बातें जो है वो सामने निकल के नहीं आई, न ही जनमानस को पहुंचाया गया, जानबूझ करके उसको छुपाने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसी जब चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं और कई बार इस पर चर्चा भी हुई है, तो अब इसके आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, लोगों की मानसिकताएं बदल गई हैं, लोगों के व्यवहार बदल गए हैं, और लोगों का जो इच्छाएं हैं उसमें भी परिवर्तन आ गया है। अब वो 12 लाख की भीड़ आगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसका तो समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी जो हमारे लिए सीखने वाली बात है वो ये है कि जो आपने धारण क्षमता के ऊपर बात कही है, कि हमारी पशुओं की धारण क्षमता क्या है, हमारे इसी चीज को अगर हम समझते हैं कि मनुष्य की धारण क्षमता क्या है, अब तो पशु भी पीछे रह गया है, मनुष्य की जो धारण क्षमता है इस पृथ्वी पर, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लग गया है कि पृथ्वी हमारी कितना बोझ सहन कर पाएगी। कितने आदमी हमारा जो अभी वर्तमान में कंजम्पशन हो रहा है, उपभोक्तावाद की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि प्रत्येक अगस्त के 6 तारीख तक, इस साल तक 6 तारीख थी, अब शायद वो जुलाई की तारीख हो गई होगी, कि पूरे विश्व की जो धारण क्षमता है वो समाप्त हो जाती है 1 साल की। और इसका मतलब जो बाकी 5 महीने आपने और बिताए, वो अपने जो मूल है उसको लेते हुए आप उसमें से निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जाहिर है ये व्यवस्थाएं भी आने वाले समय पर टिकने वाली नहीं है अगर यही प्रगति हमारी होती रही। प्रगति, सो कॉल्ड प्रगति जिसको हम कहते हैं, हमारी अपनी आवश्यकताएं, हमारी अपनी ज्यादा लेने की, निकालने की आवश्यकताएं, और उसका स्ट्रेस भी देखने को मिल रहा है। उससे जो स्ट्रेस हो रहा है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रहा है, वो जो स्ट्रेस दिख रहा है हमारे व्यवहार में दिख रहा है, हमारे कार्यों में दिख रहा है, वो सब स्ट्रेस के साइंस हैं। और ये स्ट्रेस ऐसा है जो तोड़ने वाला है, ये जोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति की तरफ हम जब देखते हैं, तो अब इसमें संभावनाएं क्या है, इसमें अच्छा क्या हो रहा है, दुनिया में अच्छा क्या हो रहा है, तो आने वाले दिनों पर मेरे संपर्क में एक किसान है तेलंगाना के, जो पशुओं को खुला रखते हैं अपने खेत में। और उसको, उनका ये मानना है कि अगर उन पशु को भी स्ट्रेस नहीं दिया जाए, तभी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तभी उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले पदार्थ जो दूध के रूप में हमें मिलते हैं और उसके अन्य पदार्थ होते हैं, तभी जाके उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। आने वाले दिनों पर उनको भी निवेदन करेंगे कि वो भी आकर के, हालांकि वो गाय पर काम नहीं कर रहे हैं, वो भैंस के ऊपर ज्यादा उनका कार्य है, लेकिन जितनी भी खेती है पूर्ण रूप से स्वच्छंद रूप से, जानवर भी स्वच्छंद है और वो भी स्वच्छंद होकर के अब तो दुनिया को भी घूमने लग गए हैं। तो ऐसा करते हुए, ऐसी चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो उससे हो सकता है कि प्रेरणा लेकर के जो किसान सक्षम है, वो इस तरह की व्यवस्थाएं वो कर सकते हैं, कम से कम ट्रायल तो कर ही सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमारा अपना व्यवहार, हमारा अपना कंजम्पशन करने की जो प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस पर कैसे लगाम लगाई जा सके, कैसे इन जीवों का, जो अन्य जीव है। और हाँ, कल हम ये भी बातचीत कर रहे थे कि जितने मानव जीव इस दुनिया में है, उससे कहीं ज्यादा जीव तो हमारे शरीर के अंदर है, जो कि सूक्ष्म जीव के रूप में रहते हैं। और उनका जो डीएनए है मनुष्य के डीएनए से दुगना है, जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत है। हालांकि उनका वजन बहुत कम है हमारे वजन के मुकाबले, लेकिन फिर भी उनकी जनसंख्या तो हमारे पृथ्वी के जितने जीव हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। तो इन सब विषयों पर हम आने वाले दिनों पर चर्चा करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर दुबे से, मुझे धन्यवाद, मुझे बोलने का अवसर दिया। बाकी हमारे साथी भी इंतजार कर रहे हैं और उनके भी एक एक करके आप प्रश्न लेते हुए, टिप्पणी लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे बिंदु आपने रखे। अभी समय को देखते हुए महावीर प्रसाद जी, इनका हैंड रेज है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य रखें। महावीर प्रसाद जी। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। रमेश चंद्र जी मेरा सर। जी ओम, सदन को नमन। आज बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और इतिहास में जो घटित हुआ है उसको किस तरह से छुपाया गया वो सर ने बताया। निश्चित रूप से ये हमारे नेताओं की कारगुजारी है और इसको छुपाने के पीछे निश्चित रूप से उनका स्वार्थ है। और जो चीजें जैसे गोचर की बात हुई, तो गोचर भी किसने लूटी? उन्हीं लोगों ने लूटी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और कहीं भी किसी भी गांव में तालाब पर और गोचर पर, दोनों पर सबसे पहले आक्रमण हुए और सबसे पहले इन दोनों को निपटाया गया। तालाब को निपटाया गया, पानी नहीं, उन्होंने कहा बांट दो। गांव गांव जो तालाब थे आज बिल्कुल नहीं बचे हैं, खत्म हो गए। हम नर्मदापुरम की जब बात करें, हर गांव में एक तालाब होता था, आज किसी गांव में भी मतलब दूर दूर तक तालाब की कोई बात है नहीं, वो गया। गोचर भूमि जो होती थी, चरवाहा जो होता था, जब मैं हम छोटे थे तो कहते थे वो ढोर छोड़ दो, नार नार नारकिया आएगा ले जाएगा। आज कोई नारकिया नहीं है, कहीं ले जाने की व्यवस्था नहीं है, ये सब चीजें हुई। पर अब हम इसमें, अब जैसे अभी पवन सर ने बात की, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, आपने कहा बहुत सी विलुप्त हो रही,
नर्मदापुरम से बिच्छू विलुप्त हो गए। नर्मदापुरम में 43 से ऊपर आज तापक्रम चल रहा। ये क्या हो रहा? ये सब वही कारण है जिनसे हमने खिलवाड़ किया है, हरियाली खत्म की है। अब हम क्या करें? विकल्प है, क्या करें? दूसरी तरफ देखते हैं, ना युवाओं में वो उत्साह है, ना महिलाएं कुछ काम करना चाह रही हैं। ऐसी स्थिति में मन में विचार भी आते हैं तो सहयोग नाम की चीज नहीं है। पहले एक दूसरे के यहाँ जाते थे, उन्होंने कहा भैया बोनी नहीं है तो बोनी करवा दी। आज वो भावना खत्म हो गई है। और मतलब ऐसा लग रहा कि कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। फिर भी हम जब गुजरात गए, हमने वहाँ निश्चित रूप से देखा कि गाय के प्रति लोगों में श्रद्धा भाव है। हमने अभी दूसरी जगह भी गए, जैसे अभी हमारे यहाँ सुसनेर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, गो प्रशिक्षण हो रहे हैं। तो गो प्रशिक्षण तो हो रहा है, पर उन गो उत्पाद को जो है शायद वो उतनी मात्रा में खरीदे नहीं जा रहे। इस कारण जो भी प्रशिक्षण लेकर के आ रहे हैं वो प्रशिक्षण तो ले रहे हैं पर उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हम स्वयं जो है मतलब नागपुर के पास वहाँ गो अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर गए, परंतु आकर के वही जब चीजें बनाए तो उनका बिक्री नहीं हो पाए। तो फिर जैसे के तैसे ये सब चीजें हैं। इस पर भी जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे तो फिर आगे भी जरा अंधकार ही दिखाई पड़ रहा। जी हो। धन्यवाद सर जी। महावीर सिंह जी यदि है सदन में तो वे अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं उन्हें सम्मान से बुलाता हूं, महावीर सिंह जी। शायद उन तक बात नहीं पहुंच रही, आवाज नहीं पहुंच रही, तो मैं स्वयं भी एक दो बिंदु रखना चाहता हूं कि सर जी ने तो बहुत अच्छे से वक्तव्य किया है। सर, विषय सुनते समय मेरे मन में जो धारणा थी, जैसा मैंने शुरू में भी बोला था कि ठीक है, कुछ लोगों ने, कुछ सरकारों ने तो काम नहीं किया, लेकिन अब आगे जो है 2000 के बाद में कुछ सरकारें जो आई, जिसमें अटल जी की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की आई, अभी मोदी जी की आई, तो इन्होंने उस दिशा में क्या काम किया और सफल न होने में उनमें क्या बाधाएं रही और उन बाधाओं को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, यह एक बिंदु। और दूसरा बिंदु मेहरा सर ने बहुत अच्छे से रखा है, जो इस मंच पर कई बार रखा गया, कि गाय को यदि बढ़ाना है तो दूध को भी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, गोबर को भी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। जैसा ये एक समुद्रपुर में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके पहले भी हमने बोला कि उसमें गोबर खरीदा जाएगा और उससे प्रोम जैसी चीज बनाई जाएगी। ऐसा एक प्रोजेक्ट 7-8 करोड़ का अभी चल रहा है, इंस्टॉल हुआ नहीं है। तो लोगों से यदि गोबर भी खरीदा जाएगा, गोमूत्र भी खरीदा जाएगा और दूध भी खरीदा जाएगा, तो निश्चित रूप से उनको पैसा भी अच्छा मिलेगा, उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। इस तरह के कुछ नए नए यदि प्रोजेक्ट या विकल्प यदि आते हैं तो निश्चित रूप से गोमाता की संख्या भी बढ़ेगी। यह एक दूसरा बिंदु मैं रखना चाहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जी हो। सर, इस पे कोई प्रतिक्रिया? अन्यथा प्रणीता साकरे जी जो है, उनका हैंड रेज है, वो आए और अपनी बात कहें। प्रणीता साकरे। जी धन्यवाद। मैं इस सदन को सादर प्रणाम करती हूँ। और आज लगातार हमारे बीच में हर गुरुवार को एक मुख्य वक्ता के रूप में सम्माननीय डॉक्टर राकेश जी भाई साहब उपस्थित होते हैं और उनका जो उद्बोधन इस राष्ट्र के लिए और इस राष्ट्र के पूर्व इतिहास को लेकर के होता है, वो बड़ा गंभीर और चिंतनीय है। और हमने देखा कि राष्ट्र का प्रथम अगर नेतृत्व देश का अगर गलत हो जाए तो उसकी जो भरपाई है कितनी बड़ी लंबी श्रृंखला में उस पीढ़ी के लिए हो जाती है। इतनी सामान्य सी बात नहीं है कि सरकार या हम थोड़ा परिवर्तन कर लें तो उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। सोचने का विषय यह है कि जब हमारी शिक्षा और हमारा नेतृत्व बिगड़ गया
तो शिक्षा बिगड़ गई तो संस्कार भी बिगड़ गए। और आज गाय माता के लिए और पूरी सृष्टि के लिए, पूरी हमारी धरती के लिए एक वह बड़ा अभिशाप हो गया। ठीक है, सरकार वो व्यवस्थाएं देगी, लेकिन क्या उस मानसिकता के लोग आज हम तैयार कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। आज तो जैसे पवन जी भाई साहब ने कहा कि आज मनुष्य मनुष्य नहीं दिख रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं बिगड़ी है हमारे यहाँ की, टोटल संस्कार बिगड़ गए, लोगों की मानसिकता बिगड़ गई है। आज आप एक व्यवस्था को ठीक करेंगे, दूसरी व्यवस्था मानसिक रूप से, मानसिक विकृति जो लोगों की बिगड़ी है, वो सबसे बड़ी चैलेंज वाली स्थिति है। आज की आवश्यकता है गौ माता के प्रति जन आंदोलन करने की, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से। और उस इतिहास को भी दोहराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे विचार हैं कि इतिहास को नहीं दोहराएंगे कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्व की सरकार ने देश आजाद हुआ, उसके बाद में और उसके पूर्व में हम यह नहीं बता पाएंगे तो लोगों के अंदर वो इतिहास का गौरव भी नहीं आएगा, वो मानसिकता नहीं रहेगी। और मानसिकता नहीं रहेगी तो बहुत बड़े बदलाव की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमको वैचारिक रूप से और उस इतिहास को लेकर के, जैसे डॉक्टर राकेश जी भाई साहब बताते हैं, उस विचार को यथावत रखना ही होगा कि इन विचारों से और इस नेतृत्व से कितना बड़ा इस देश को नुकसान हो रहा है और कितनी सारी पीढ़ियां हमारी लगातार उस ओर काम कर रही हैं। इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है। और सरकार को भी हम बार बार अगर मोदी जी से अपेक्षा रखते हैं तो निश्चित रूप से हमने मोदी जी को आज की स्थिति में देखा जाए तो कमजोर करके भेजा है, ना ही शक्तिशाली। अगर हम बड़े शक्तिशाली रूप में बहुमत के साथ में भेजते तो वो निर्णय लेने के लिए सक्षम होते। परंतु हमारा भाग्य है कि हमारी पीढ़ियों ने जो दिया है, जो समर्पण किया है, उसके रूप में हमें मोदी जी जैसे और योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश को नेतृत्व मिला है और उम्मीद है इनसे। लेकिन हमको सरकार के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है, फिर से कार्य करने की आवश्यकता है, उस शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है और ये मानसिकता बार बार इन लोगों के बीच में आए। और एक अनुरोध है भाई साहब कि जैसे आज अभी ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जाने से लोगों के अंदर ये विचार आ रहे हैं कि इसमें जाओ कुछ सेवा करो और नेता बन जाओ। और ऐसे ऐसे नेता हैं कि वो पूरा ही एक बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। जनता जनार्दन फिर मजबूर हो जाती है कि फिर कांग्रेस का व्यक्ति दिखता है तो फिर उसको चयनित करने की वो सोचती कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये तो विचारों से विचारहीन होकर कार्य कर रहा है, तो उसके अंदर वो राष्ट्रभक्ति रहे, उस पर चिंतन हो कि एक अच्छे व्यक्ति को हम कैसे चुने। और नहीं तो फिर से पता चला कि फिर से उसी मानसिकता की सरकार को हम भविष्य में स्थापित ना करें। ये धीरे धीरे जो गांव की स्थितियां बनती हैं ऐसी ही बनती हैं। मैं फिर से कहूंगी कि हम देश के साथ में खड़े हो, गौ माता के साथ में खड़े हो, सरकार के साथ में खड़े हो और गौ माता को न्याय कैसे मिलेगा उसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लगता है बहुत समय लिया। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गौ माता। ये गौ माता हमारी राष्ट्र माता हो, ईश्वर हमें काम करना है। वंदे मातरम। ओम। धन्यवाद बहन जी। अभी नरूला जी का हैंड रेज हुआ है, समय को देखते हुए वो भी अपना वक्तव्य देवे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी और योगा हर सदन सादर प्रणाम। डॉक्टर राकेश आर्य जी का मैं इस मामले में अभिनंदन करता हूँ कि हर बार जो भी विषय डॉक्टर साहब लेते हैं उसके बारे में ऐसी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं जो बिल्कुल हमारे लिए एक प्रकार से अनछुई होती है। पहले कभी सुना ही होता उस बारे में। आज मैंने इतिहास का, गौ रक्षा के बारे में, इतिहास के बारे में जो बताया वो तो वाकई प्रशंसनीय है ही है। और उसके साथ साथ जो आप पूरे सभी सदस्यों ने गौ रक्षा के लिए जो कदम प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए जो जानकारी दी है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे भी विचार में कुछ ऐसा लगता है कि गौ रक्षा का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा देश और हमारी संस्कृति, हम कह सकते हैं कि गाय, गायत्री और गंगा की रही है। और गाय, गायत्री, गंगा का बहुत ही महत्व है अपने देश में। गाय का तो बहुत ही महत्व है। गाय का तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर गाय को अगर अच्छे से पाला जाए तो रोजगार की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, एम्प्लॉयमेंट की समस्या ही खत्म हो सकती है। गाय से संबंधित विषय इतने व्यापक हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है ये।
और मैं भी सोचता हूँ कि भाई इसके बाद हर काम को हम ना सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो अगर इसमें हम पीपीपी मॉडल अपनाया जाए ना, पब्लिक पार्टनरशिप, और मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल अगर लिया जाए, तो मिल के गवर्नमेंट के साथ काम किया जाए, तो इसमें बड़ा अच्छा प्रोग्रेस की जा सकती है। और सरकार का एक, आप जानते हो, सरकार का एक कार्यक्रम भी होता है CSR के नाम से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें भी कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है उनको ये उत्तरदायित्व दिया जाता है कि आप प्रत्येक इस सब्जेक्ट में कुछ कार्य करें। तो अगर CSR में गवर्नमेंट इस विषय को भी सम्मिलित कर ले, तो इसमें भी अच्छा प्रयत्न किया जा सकता है और गौरक्षा में अच्छी उन्नति की जा सकती है। बाकी आप सबने जो सब सुझाव दिए हैं उन सबका स्वागत है। बहुत ही आप सबका वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद नरोला जी। समय को देखते हुए अंतिम प्रश्न स्वस्तिक एंटरप्राइजेस शरद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी संक्षेप में अपनी बात रखें। शरद जी तक स्वस्तिक एंटरप्राइजेस बात आवाज जी शायद नहीं। जी रखिए। जी सर, प्रणाम कोटि कोटि। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, गाय की चर्चा है। और बहुत इस समय जो गाय देश में जो कार्य चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, वो काफी अच्छे हद तक काम चल रहे हैं। अभी पशु आहार के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आई है, जो 1-2 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें अनुदान भी 1 करोड़ तक है। और बहुत इससे काफी जो पशु को जो चारा है, वो जो बहुत महंगा मिलता था, वो सस्ते रूप में मिलने लगा। यहाँ हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ऐसी व्यवस्था करी है, जिससे लोगों को जो हैं, जो डेयरियां चला रहे हैं, उनको कम से कम रेट में ये मिल पावे। और जो पुरानी सरकारों ने जो किए हैं, जो हमें कुछ चीजें नहीं पता थी, आज मुका अतिथि जी से पता चली, इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद। और हम लोग निरंतर हमेशा आपको सुनते रहें, बस इतना ही। जी ओम प्रणाम। धन्यवाद शरद जी। और समय को देखते हुए अंतिम वक्ता के रूप में मैं रंजना बहन को आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने मुझे संचालन करने का जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए रंजना जी आए, अपनी बात भी रखे और पूरा सबका धन्यवाद भी सादर करे। रंजना बहन। जी सर, पवन सर शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। पवन सर। ओके। सर पवन सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य दें। नहीं, मुझे नहीं बोलना है, मेरा हो गया है। प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए, इसको समापन की तरफ ले जाइएगा। हाँ, रंजना बहन जी प्लीज आप आइए और आभार प्रदर्शित करके इसको कार्यक्रम को समापन। जी धन्यवाद दुबे सर। और अतिशय महत्वपूर्ण विषय पर हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने अपनी बात रखी और सदन में विचार आए। और अब मैं आभार कर सकते थे, मुझे लगता है भैया जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका हैंड राइज था, तो कृपया आए और आज का आभार करें। धन्यवाद आदरणीय रंजना जी। और आज आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, जो हमारे भारत के इतिहासविद हैं और प्रखर वक्ता हैं, जिन्होंने आज गाय माता के आंदोलन पर 12 लाख व्यक्तियों का दिल्ली में इकट्ठा होना और उसमें 5,000 साधु संतों और गौ भक्तों की हत्या हो जाना और उनके लाशों का पता नहीं पड़ना, ये दुखद विषय है। हम सबको आज तक ये पता नहीं था। निश्चित हम उस तारीख को एक श्रद्धांजलि सभा करें। ऐसे जो घटनाएं हैं गाय माता के लिए, जिन्होंने संघर्ष किया है और जिनकी हत्याएं की गई हैं, उन कार्यक्रमों को, उन दिनों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। ऐसा हम उस कार्यक्रम शुरू करें। हम किसी भी सरकार की या किसी समाज की या किसी संगठन की प्रतीक्षा ना करें। हमें ये निर्णय लेना होगा, क्योंकि आज तक हमें पता नहीं था। हमारे बीच में आज लगभग 30-35 व्यक्ति इस युगार कार्यक्रम में उपस्थित हैं और मुझे लगता है 30-35 व्यक्ति ही अपनी सोशल मीडिया चलाते होंगे, फेसबुक निश्चित चलाते होंगे
व्हाट्सएप ग्रुप में निश्चित चलाते होंगे ऐसा, क्योंकि वो सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो ये एंड्रॉयड मोबाइल तो चलाते ही हैं, स्मार्ट मोबाइल चलाते। ये अपनी बात आज जो आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने कही है, वो दिल्ली की बात, 5,000 व्यक्तियों की हत्या की बात, वो निश्चित इस कार्यक्रम में डालें और सरकार से मांग करें कि उस सरकार ने जो अपराध किया है, मैं चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई गाय को खिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, अपने प्रांगण में गाय को पालते हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये सब गाय को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारी चीजें करते हैं, पूजा करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं। लेकिन उन कन्याओं को, उन माताओं बहनों को जो दूध मिल रहा है वो कैसा दे रहे हैं आप, कैसा आ रहा है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमारा योगाहार कार्यक्रम इस ओर पहल करे। अपनी सोशल मीडिया का आज एक पोस्ट जरूर इस कार्यक्रम को डालें। आदरणीय राकेश जी से मेरा निवेदन है कि वो एक शॉर्ट में अपनी बात लिख दें और वो सभी लोग आज इस योगाहार में अपने सोशल मीडिया पे अपनी अपनी पोस्ट डालें, अपने अपने भाव डालें, सरकार को लिखें, टैग करें पीएमओ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के जो भी मंत्रियों को आप टैग करना चाहें जरूर टैग करें और जरूर लिखें। इतना शुरुआत आज करें। और मैं, चूंकि समय लंबा हो गया है इसलिए मुझे बात तो बहुत रखना थी, लेकिन अभी आगे और अपन चर्चा करेंगे। सबको प्रणाम। आज दिनेश जी का भी नहीं ले पाए, चलिए कोई बात नहीं। अब हम आगे आज अपनी अपनी एक पोस्ट जरूर सोशल मीडिया पर डालें। आज के लिए बस इतना ही। और हमारे आदरणीय आज के योगाचार्य जी शिव चौबे जी और जो हमारे दुर्गा जी जिन्होंने योग कराया, और आज के चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी का मैं हृदय से अभिवादन, नमन, प्रणाम, वंदन करता हूं कि आपके पास कितनी जो है संग्रह है। आपको वाकई में आप साधारण मानव नहीं है। मैं अभी जब सुन रहा था तो मेरे ऊपर एक चेहरा आ रहा था कि ये आदरणीय राकेश जी का असली चेहरा नहीं है, ये कहीं ना कहीं अब हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये असली चेहरा नहीं हो सकता है आपका, यह मुझे आभास हो रहा था। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आज का योगा कार्यक्रम में ही विराम देते हैं। सबको धन्यवाद। ओम।